Hello. Hello. Good afternoon to all of you. So DPP8, बोलो question number. DPP8 question number. बोलो DPP8 question number. DPP8 question number. बोलो. Any question? DPP8. DPP8 question number. बोलो DPP8 question number. बोलो DPP8 question number. Any question? Any doubt? Any question? चलेगा. कल एक क्वेश्चन दिया था, होमवर्क क्वेश्चन. So any answer? कल एक होमवर्क क्वेश्चन दिया था. Any answer? कल एक क्वेश्चन दिया था होमवर्क के लिए. यार आवाज आ रही है ना? Any answer? The answer
triangle OAB is the midpoint of OBD is the point. ये एग्जांपल इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर काफी कुछ समझेगा अपने को. लाइन की इक्वेशन, लीनियरली इंडिपेंडेंट, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं. So the approach is very very important. Result it's okay, but the approach is very very important. Any answer? देखो कैसे करेंगे इसको. इसमें क्या हो रहा है, ओ अपन ओरिजिन मान लेते हैं, तो ओ ए भी अपना एक ट्रायंगल हो जाएगा. निलय 3/2. हाँ प्रणव, 1 मिनट में समझा देता, फिर ट्राई करना. निलय 3/2 नहीं है. और निलय एक और प्रॉब्लम है, 3/2 क्यों नहीं हो सकता. सर डिस्कस. हाँ बोलो. 3/5 है वो. OP/PD लिखा था मैंने, वो OP/OD था तो 3/5 है. हाँ सही है सही है, गुड. तो ये ओ ए बी, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डी एक पॉइंट है ए बी पर, सच दैट किसी का माइक चल रहा है, सच दैट 2:1 रेशियो में डिवाइड हो रही है. 2:1 रेशियो में डिवाइड हो रही है. तो ओ अगर ओरिजिन है, ओ अगर ओरिजिन है, ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, तो डी क्या होगा, सेक्शन फॉर्मूला. डी क्या होगा, सेक्शन फॉर्मूला. तो डी हो जाएगा 2b प्लस a/3. ये डी का पोजीशन वेक्टर आ गया. अब क्या हो रहा है, ई ओबी का मिड पॉइंट है, ई ओबी का मिड पॉइंट है, तो वो हो जाएगा b/2. ठीक है. अब तो ये हो जाएगा AE, और AE इंटरसेक्ट कर रही है P पे, तो अपने को OP/OD निकालना है. OP/OD निकालना है. तो यहाँ हम ये सीख रहे हैं लाइन के इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं. लाइन का इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं, तो देखो 2D में लाइन का इंटरसेक्शन निकालना बहुत आसान है. XY लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल. तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल XY में इक्वेशन दे रखी है, तो उसको सॉल्व कर दो, यू विल गेट द x वैल्यू y वैल्यू. तो वो हो जाएगा तुम्हारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. तो x की वैल्यू आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी, तो वो हो जाएगा तुम्हारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. ठीक है. तो हो क्या रहा है, तो हो ये रहा है कि 2D में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना आसान है. कैसे, XY लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल. तो अपन ने बहुत किया भी है 2D में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना, पैराबोला में टेंजेंट के बीच के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, नॉर्मल का इंटरसेक्शन पॉइंट, स्ट्रेट लाइन चैप्टर में लाइंस का इंटरसेक्शन पॉइंट. पर अभी अपन सीख रहे हैं वेक्टर 3D में, कि 3D में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं. तो 3D में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं, तो देखो ये ट्राई करो एक बार, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आना चाहिए. ट्राई करो एक बार, इंपॉर्टेंट है.
देखो ट्राई करो एक बार। अरे यार आ रहा है किसी का? तो मैं हिंट देता हूं। पहले क्या करो, दोनों लाइन की इक्वेशन लिखो। कैसे? वेक्टर इक्वेशन। कैसे? लाइन की कभी भी इक्वेशन लिखते हैं तो वो किसी पॉइंट से पास हो रही है और बी वेक्टर के अलोंग है, तो लाइन की वेक्टर इक्वेशन क्या होगी? ए वेक्टर प्लस पैरामीटर इनटू डायरेक्शन। तो ये हो गया पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट्स lie on the line। और ए वेक्टर क्या हो गया? पॉइंट जहां से वो पास हो रही है। लैम्डा हो गया पैरामीटर विच बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो हर पॉइंट का लैम्डा होगा। तो फॉर तो यूनिक वैल्यू ऑफ लैम्डा, देयर इज अ यूनिक पॉइंट, यूनिक पोजीशन वेक्टर। तो एक लैम्डा पर एक ही पॉइंट होगा, एक लैम्डा पर एक ही पोजीशन वेक्टर होगा। एक लैम्डा पर दो पोजीशन वेक्टर नहीं हो सकते, एक पोजीशन वेक्टर के लिए दो लैम्डा नहीं हो सकते, एक पॉइंट के लिए एक ही लैम्डा होगा और एक लैम्डा पर एक ही पॉइंट मिलेगा। और बी वेक्टर हो गई अपनी डायरेक्शन। तो कभी भी जब लाइन की इक्वेशन लिखते हैं तो मुझे चाहिए पॉइंट प्लस लैम्डा टाइम्स डायरेक्शन। तो कभी भी मुझे अगर लाइन की इक्वेशन लिखनी है तो वो हो जाएगी पॉइंट प्लस लैम्डा टाइम्स डायरेक्शन, पॉइंट प्लस लैम्डा टाइम्स डायरेक्शन। तो सेम यहाँ पर भी ऐसा ही होगा कुछ। तो यहाँ पर मेरे को दोनों की इक्वेशन चाहिए, तो एक ओडी की इक्वेशन, तो इक्वेशन ऑफ ओडी, तो ओडी की इक्वेशन क्या होगी? पॉइंट प्लस लैम्डा टाइम्स डायरेक्शन, डायरेक्शन ले लेते हैं ओडी वेक्टर, तो आर वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा, ओडी वेक्टर हो जाएगा 2v प्लस a बाई 3। अब सेम ऐसे ही इक्वेशन ऑफ ए वेक्टर, तो इक्वेशन ऑफ ए वेक्टर क्या होगा? आर वेक्टर प्लस पॉइंट प्लस म्यू। म्यू क्यों? क्योंकि पहली लाइन का लैम्डा, दूसरी लाइन का अलग पैरामीटर। तो पहली लैम्डा पहली लाइन का पैरामीटर है, म्यू दूसरी लाइन का पैरामीटर है। तो आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस म्यू इनटू डायरेक्शन, डायरेक्शन हो जाएगा ए वेक्टर, तो विच इज बी बाई टू माइनस ए वेक्टर, तो बी बाई टू माइनस ए वेक्टर। आगे सॉल्व करो, देखो ट्राई करो एक बार। आया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी आया तो कोई इश्यू नहीं है क्योंकि जस्ट स्टार्टिंग, तो ऐसे बहुत करने वाले हैं आप। तो 3D में तो बहुत आने वाला है, तो 3D में तो और बहुत आने वाला है, तो उसका तो और पोस्टमार्टम हो जाएगा। पर समझते चलो, हो सकता है सब कुछ नहीं समझे, पर हो सकता है थोड़ा समझे, तो थोड़ा थोड़ा करके एंड तक पूरा समझ रहा है।
ठीक है, अब होगा क्या, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की खास बात ये होगी कि दोनों का पोजीशन वेक्टर सेम होगा। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की बात क्या होगी कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे पैरामीटर सेम होगा। तो सपोज जैसे ऐसे देखो, मान लो ये एक लाइन है ना, ये एक लाइन है, तो ये एक लाइन है और एक लाइन और बनाते हैं, ये एक और लाइन है। अच्छा, ये तो देखो देख रहे हो दोनों इंटरसेक्ट नहीं कर रही, ऐसी लाइंस को बोलते हैं स्क्यू लाइंस। तो 3D में ऐसा पॉसिबल है कि लाइन इंटरसेक्ट नहीं करे, 2D में या तो पैरेलल नहीं तो इंटरसेक्टिंग, श्योर है। पर 3D में एक और पॉसिबिलिटी पॉसिबल है कि पैरेलल भी नहीं होगा और इंटरसेक्टिंग भी नहीं होगा, तो इसको बोलते हैं स्क्यू लाइंस। ये आगे आने वाला है अभी। तो अभी मुझे चाहिए था एक इंटरसेक्टिंग लाइन चाहिए थी मेरे को, तो मुझे तो इंटरसेक्टिंग चाहिए थी, ताकि अभी इंटरसेक्टिंग बोले तो मुश्किल हो जाएगा क्या, देखते हैं। अरे यार ये इसके प्लेन में बन जा रही है, इंटरसेक्ट तो कराना पड़ेगा ना, बिना इंटरसेक्ट के कैसे चलेगा। रुको, इसको इंटरसेक्ट कराते भी। अभी भी इंटरसेक्ट नहीं करी, अरे यार। ठीक है, थोड़ी सी नहीं करी। सर वो मान लेफ्ट लो में ये है ना, इंटरसेक्टिंग है, हाँ लेफ्ट में है ना इंटरसेक्ट नाम का पॉइंट। ये इंटरसेक्टिंग वो तब जब ये इंटरसेक्ट करेगा लाइन, तब वो इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल के देगा। ये इंटरसेक्ट का मतलब वो नहीं है, पर जाने दो, ये हो गई इंटरसेक्ट। तो देखो, तो इस पे क्या हो रहा है, ये दो लाइंस है, ये किसी का माइक ऑन है, तो ये दो लाइंस है। तो अब होगा क्या, लाइंस पे तो बहुत सारे पॉइंट्स लाई कर रहे हैं, तो सबका कोई ना कोई लैम्डा होगा, सबका कोई ना कोई म्यू होगा। तो देखो दोनों लाइन पे अगर मैं देखूं पी क्यू आर, तो पी क्यू आर ए बी लाइन पर है, तो सबका अपना म्यू होगा, लैम्डा होगा। फिर जो सी डी लाइन है, वो सी डी लाइन पे सबका लैम्डा म्यू होगा। ये जो जी पॉइंट है, एच पॉइंट है, एफ पॉइंट है, सी पॉइंट है, जे, सबका लैम्डा होगा कोई ना कोई। तो सबका कोई ना कोई लैम्डा और म्यू की वैल्यू होगी। तो अगर ए बी लाइन देखें तो सब पॉइंट्स के लिए एक लैम्डा होगा, और सी डी लाइन का देखें तो फिर हर किसी का एक म्यू होगा। पर इंटरसेक्शन की बात ये होगी, जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा वो भी तो एक पॉइंट है, और वो दोनों लाइन के लिए सेम पॉइंट है। तो उस समय पोजीशन वेक्टर दोनों का इक्वल होगा, तो उस समय दोनों का पोजीशन वेक्टर इक्वल होगा। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं ना कि फॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, सो फॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो दोनों का पोजीशन वेक्टर सेम होगा। आर वेक्टर फॉर ए बी लाइन इज इक्वल टू आर वेक्टर फॉर सी डी लाइन। तो ए बी लाइन क्या थी, लैम्डा टू बी प्लस, नहीं ओडी और ओई ए ही करता तो कंफ्यूजन नहीं होगा। तो आर वेक्टर ऑफ ओडी लाइन और आर वेक्टर ऑफ ए ई लाइन, तो ओडी लाइन क्या थी, लैम्डा टू बी प्लस ए बाय 3, तो लैम्डा टू बी प्लस ए बाय 3। और ए ई वेक्टर क्या था, ए वेक्टर प्लस म्यू टाइम्स बी बाय 2 माइनस ए वेक्टर,
यहां तक में किसी को कोई डाउट? यहां तक में किसी को कोई डाउट? तो आर वेक्टर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? लाइन पे लाई करने वाले पॉइंट। और पी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की खास बात यह है कि वो दोनों लाइन के लिए सेम है, तो दोनों से पोजीशन वेक्टर सेम ही आना चाहिए। तो दोनों से पोजीशन वेक्टर सेम आने चाहिए, तो उसके लिए हम लोग लैम्डा और म्यू निकालेंगे। यहां तक में किसी को कोई डाउट? देख लो एक बार। ठीक है, अब ए वेक्टर बी वेक्टर अलग अलग कर लो। तो ए वेक्टर बी वेक्टर अलग अलग करते हैं, तो लैम्डा बाई 3 -1 प्लस म्यू टाइम्स ए वेक्टर। अब बी वेक्टर का अलग करते हैं, तो 2 लैम्डा बाई 3 माइनस म्यू बाई 2 बी वेक्टर इक्वल टू 0। तो इसमें क्या होगा? लैम्डा बाई 3 -1 प्लस म्यू इक्वल टू 0 एंड 2 लैम्डा बाई 3 माइनस म्यू बाई 2 इक्वल टू 0। क्यों? एनी स्टूडेंट? ये दोनों 0 कैसे कर दिए मैंने? एनी स्टूडेंट? ये दोनों 0 कैसे कर दिए? सर क्योंकि वो इंडिपेंडेंट है। ये कैसे पता कि वो इंडिपेंडेंट है? ये कैसे पता? कोलिनियर? पोजीशन वेक्टर्स है, कोलिनियर नहीं है वो। एग्जैक्टली। तो ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर नॉट कोलिनियर, क्योंकि ये देखो ना, ओ ए वेक्टर और ओ बी वेक्टर, तो ओ ए वेक्टर एंड ओ बी वेक्टर आर नॉन कोलिनियर। तो नॉन कोलिनियर, तो थ्योरम 1, तो थ्योरम 1 कि ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। और अगर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो स्केलर्स मस्ट बी 0, स्केलर्स मस्ट बी 0। तो इसको सॉल्व करके बताओ लैम्डा और म्यू की वैल्यू कितनी आ रही है? तो सॉल्व करके बताओ लैम्डा और म्यू की वैल्यू कितनी आ रही है? सर 3/5 और 4/5। लैम्डा 3/5 और म्यू 4/5। 4/5। ओके, सो लैम्डा आ गया 3/5 और म्यू आ गया 4/5। देख लो एक बार, इसमें किसी को कोई डाउट? अथर्व डोंगरे सर, आर वेक्टर ऑफ ओडी वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर ए कैसे आया? क्योंकि वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो अथर्व पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक ही पॉइंट होता है और एक पॉइंट का सिर्फ एक ही पोजीशन वेक्टर हो सकता है। तो ओडी लाइन से जो पोजीशन वेक्टर आएगी और ए लाइन से जो पोजीशन वेक्टर आएगा वो पॉइंट पी दोनों के लिए सेम होगा, तो दोनों से फिर पोजीशन वेक्टर भी सेम आना चाहिए, क्योंकि एक पॉइंट का एक ही पोजीशन वेक्टर होता है, इसलिए उसको इक्वेट किया। इज इट क्लियर? जैसे 2D में एक पॉइंट का एक ही कोऑर्डिनेट होता है, एक से ज्यादा नहीं हो सकते। ठीक है, चलेगा, गुड, समझना जरूरी है ये। तो लैम्डा आ गया 3/5, तो लैम्डा इक्वल टू 3/5 पे अपन निकालेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ पी। पोजीशन वेक्टर ऑफ पी तो वो आएगी 3/5 2b माइनस a/3, 2b प्लस a/3, 2b प्लस a/3। और पोजीशन वेक्टर ऑफ डी कितना आ गया? वो तो सेक्शन फॉर्मूला से निकाला था, 2b प्लस a/3। तो अपने को ओपी ओडी निकालना है, ओपी और ओडी, ओपी और ओडी निकालना है, मतलब ओपी का मैग्नीट्यूड रेस टू ओडी का मैग्नीट्यूड, ओपी का मैग्नीट्यूड रेस टू ओडी का मैग्नीट्यूड। तो ओपी का मैग्नीट्यूड हो गया 3/5 मॉड 2b प्लस a/3 और ओडी का मैग्नीट्यूड हो गया 2b प्लस a/3 का मैग्नीट्यूड। तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो 3/5:1, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 3:5, तो 3:5 रेशियो में डिवाइड कर दिया। देख लो इसको,
इसमें किसी को कोई डाउट? इसमें किसी को कोई डाउट? देख लो एक बार इसको, इसमें किसी को कोई डाउट? देख लो एक बार इसको। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक एंगल बाइसेक्टर्स। एंगल बाइसेक्टर, तो देखो दो लाइन की इक्वेशन दे रखी है, आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस म्यू सी वेक्टर। इक्वेशन को देखते ही समझ में आना चाहिए कि ये कौन है। जैसे ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, तो इक्वेशन को देखते ही समझ में आना चाहिए कि कौन है ये। तो ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 को देखते ही क्या समझ में आता है? लाइन 2D में। x इज इक्वल टू 1 क्या समझ में आता है? लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। y इज इक्वल टू 1 क्या समझ में आता है? लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर क्या समझ में आता है? सर्कल। उसी तरह से वेक्टर में जो ऐसे लिखा रहता है वो कौन है? लाइन। तो ये कौन है? लाइन। सो r वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर एंड r वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर प्लस म्यू c वेक्टर। तो इससे मुझे क्या समझ में आ रहा है कि ये वो दो लाइन है। कौन सी वो दो लाइन? तो ये मुझे समझ में आ रहा है कि ये कोई दो लाइन है, एक ये लाइन है और एक ये लाइन है। वो लाइन जो ए वेक्टर से पास हो रही है, वो लाइन जो ए वेक्टर से पास हो रही है बी वेक्टर के अलोंग है, एक वो लाइन जो ए वेक्टर से पास हो रही है सी वेक्टर के अलोंग है। हमें चाहिए एंगल बाइसेक्टर। तो एंगल बाइसेक्टर भी एक लाइन है, एंगल बाइसेक्टर भी एक लाइन है। तो एंगल बाइसेक्टर भी एक लाइन है, और एंगल बाइसेक्टर एक लाइन है, एंगल बाइसेक्टर एक
लाइन है तो इसकी इक्वेशन कैसे लिखेंगे? जैसे लाइन की इक्वेशन लिखते हैं। कैसे? पॉइंट प्लस पैरामीटर इनटू डायरेक्शन। तो पॉइंट ए से पास हो रही है, पैरामीटर नया दे देते हैं टी, डायरेक्शन। तो बस भगवान मुझे डायरेक्शन दे दे तो मेरा काम हो जाए। तो हो क्या रहा है, यहाँ पे दो लाइन की इक्वेशन दे रखी है, दो लाइन की इक्वेशन दे रखी है और उसका एंगल बाइसेक्टर निकालना है, और एंगल बाइसेक्टर भी एक लाइन होती है। तो पॉइंट प्लस लैम्डा टाइम्स डायरेक्शन, पॉइंट प्लस लैम्डा टाइम्स पैरामीटर इनटू डायरेक्शन। पॉइंट मिल गया है ए वेक्टर, बस डायरेक्शन और मिल जाए। तो डायरेक्शन ढूंढने की कोशिश करते हैं, तो ट्रायंगल लॉ से लगाएंगे, लेकिन यहाँ पे बनेगी, तो यहाँ बनेगा पैरेललोग्राम। पर एक प्रॉब्लम है, डायगोनल पैरेललोग्राम में एंगल बाइसेक्टर हमेशा नहीं होती है। तो डायगोनल पैरेललोग्राम में एंगल बाइसेक्टर कब होगी? जब वो रोम्बस होगा। तो मैं क्या करता, एक रोम्बस बनाने की कोशिश करता। तो ये हो गया बी कैप और ये हो गया सी कैप, बी कैप और सी कैप। तो इससे क्या होगा, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो जाएगा। ए कैप बी कैप, तो बी कैप सी कैप, तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो जाएगा। फिर से मुझे एंगल बाइसेक्टर की डायरेक्शन चाहिए पैरेललोग्राम, पर हर पैरेललोग्राम में एंगल बाइसेक्टर डायगोनल नहीं होता, तो रोम्बस में होता है। तो मैंने इसको रोम्बस बनाया। तो रोम्बस बनाने के लिए लेंथ बराबर होनी चाहिए, तो बी कैप सी कैप, और सी कैप को पैरेलली शिफ्ट कर दिया, सी कैप को पैरेलली शिफ्ट कर दिया। तो ये बन गया। तो डायगोनल की डायरेक्शन क्या हो गई, बी कैप प्लस सी कैप, ट्रायंगल लॉ से। तो डायगोनल की डायरेक्शन हो गई बी कैप प्लस सी कैप, ये आ गया बी कैप प्लस सी कैप। नेक्स्ट, पर दो लाइन के तो दो एंगल बाइसेक्टर होते हैं, तो एक एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर भी होगा। तो ये इंटरनल एंगल बाइसेक्टर था, ये इंटरनल एंगल बाइसेक्टर था। एक एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर भी होता है। तो एक्सटर्नल में क्या फर्क आएगा, वो बाहर की तरफ होगा। तो बाहर की तरफ होगा तो क्या फर्क आएगा, जहां पहले सी कैप थी अब वहां पे माइनस सी कैप होगी, जहां पहले सी कैप थी अब वहां पे माइनस सी कैप होगी। तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी, बी कैप माइनस सी कैप। तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा, तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा, बी कैप माइनस सी कैप। तो एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर की डायरेक्शन हो जाएगी बी कैप माइनस सी कैप। तो आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस पैरामीटर इनटू डायरेक्शन बी कैप माइनस सी कैप। तो दोनों को एक साथ लिख दो। तो आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस पैरामीटर इनटू इंटरनल एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर बी कैप प्लस माइनस सी कैप, बी कैप प्लस माइनस सी कैप, बी कैप प्लस माइनस सी कैप। तो ये आ जाएगा। देख लो एक बार, देख लो इसको। सी कुछ भी नया नहीं है, जो अपन ने पढ़ा है बस उसी को यूज किया है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। सिर्फ शुरू के दो सेक्शन अगर पता है ना, कुछ भी कर सकते हैं, तोड़ मोड़ सकते हैं, कुछ भी फॉर्मूले याद रखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ शुरू के दो सेक्शन, पहला लीनियरली डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट, दूसरा डॉट और क्रॉस, फिर पूरा बाकी का खींचा जा सकता है। Shit, यार। देख लो एक बार। देख लो एक बार।
ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ perpendicular distance of a point from a line, मतलब एक पॉइंट की लाइन से डिस्टेंस निकालनी है तो क्या क्या दिया रहना चाहिए? पहला तो लाइन की इक्वेशन दी होनी चाहिए। तो लाइन की इक्वेशन कैसे देगा? ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, मतलब ए से पास हो रही है और बी वेक्टर के अलोंग है, ए से पास हो रही है बी वेक्टर के अलोंग है, और क्या दिया रहना चाहिए? पी, वो पॉइंट जहां से डिस्टेंस निकालनी है, पॉइंट जहां से डिस्टेंस निकालनी है, तो वो डिस्टेंस जो निकालनी है तो वो हो गई पीएम, तो वो डिस्टेंस हो गया पीएम। तो अपने को क्या चाहिए? पीएम डिस्टेंस। तो पीएम डिस्टेंस अपन कैसे निकालेंगे? पाइथागोरस थ्योरम से। ये एपीएम राइट एंगल ट्रायंगल पे पाइथागोरस लगाएंगे, तो ये एपी वेक्टर हो जाएगा सी माइनस ए, और इसकी लेंथ हो जाएगी उसका मॉडुलस। तो देखो, तो मुझे एपी की लेंथ पता है, बस मुझे एएम की लेंथ और मिल जाए, तो एएम की लेंथ अगर मिल गई तो मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा के पीएम निकाल लूंगा। तो एनी स्टूडेंट एएम कैसे निकाल सकते हैं? एनी स्टूडेंट, एपी की तो लेंथ आ गई, मॉड ऑफ सी माइनस ए, क्योंकि वो सी माइनस ए वेक्टर है, एपी की लेंथ आ गई मॉड ऑफ सी माइनस ए। अब अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा के पीएम निकालूंगा तो उसके लिए मेरे को एएम लगेगा। सर सी माइनस ए का प्रोजेक्शन बी क्या है? बिल्कुल, तो एएम कौन होगा? प्रोजेक्शन ऑफ एपी वेक्टर ऑन बी वेक्टर। प्रोजेक्शन कैन बी नेगेटिव but length is always positive, तो मॉडुलस साइन। सर हाँ बोलो। सर हम ऐसा नहीं बोल सकते कि अगर m को हमने किसी पोजीशन वेक्टर से डिफाइन किया और फिर am और mp का डॉट प्रोडक्ट 0 होना चाहिए। एक मिनट, तुमने क्या बोला? एएम को एक पोजीशन वेक्टर से, ए तो दे रखा है पर एम कैसे निकालोगे? नहीं सर, वही यूज करेगा कि am और mp परपेंडिकुलर है, तो फिर वो जो वेक्टर्स होंगे उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। अच्छा, उससे क्या मिलेगा? m मिल सकता है ना c और a के टर्म्स में। एम मिल सकता है सी और ए के टर्म्स में, हाँ वो भी है तरीका, ये अपन 3D में समझेंगे। तो तुम क्या कर रहे हो एक्चुअली है ना, पहले एम को एक पोजीशन वेक्टर में लिखोगे ए प्लस लैम्डा बी वेक्टर, और फिर है ना उसका डॉट प्रोडक्ट लेके 0 कर दोगे, तो वो अपन 3D में करेंगे। तो 3D में है ना, इमेज ऑफ ए पॉइंट इन ए लाइन पर फुट ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये सब करते हैं अपन, तो वहां पे मैं बताऊंगा, ठीक है? पर अच्छा सोचा तुमने। ओके, सो बाकी बच्चों को अगर ये समझा तो बहुत अच्छी बात है, पर नहीं भी समझा तो कोई इश्यू नहीं है, वो आगे आने वाला है ना, पर अच्छा सोचा, लेकिन चलेगा। तो देख लो इसको, लाइन की इक्वेशन दी है, पी पॉइंट दिया है, एपी की लेंथ आ चुकी है, एएम प्रोजेक्शन से निकाल लेंगे और पाइथागोरस थ्योरम से पीएम आ जाएगा। देख लो एक बार। देख लो एक बार। ओके, तो अब मेरे को बस प्रोजेक्शन चाहिए, तो एएम प्रोजेक्शन कैसे निकालते हैं? दोनों का डॉट प्रोडक्ट, तो एपी डॉट जिसके साथ प्रोजेक्शन ले रहे हो डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड जिस पे प्रोजेक्शन ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा सी माइनस ए डॉट बी अपॉन मॉड बी, तो ये आ जाएगा एएम लेंथ। अगर सपोज कल को तुम्हें एएम वेक्टर निकालना होता तो एएम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ले लेते बी वेक्टर से, बी कैप लगा के, तो यूनिट वेक्टर ये काम आता है, यूनिट वेक्टर डायरेक्शन चिपकाने के काम आता है।
तो हमने क्या किया, एम वेक्टर लिखना था तो मैग्नीट्यूड निकाला एम से और डायरेक्शन अपन ने चिपकाई बी वेक्टर से, तो ये फर्क होता है। अच्छा मेरे को तो पीएम चाहिए, तो पाइथागोरस थ्योरम से पीएम, तो पीएम कितना होगा, एपी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, एपी स्क्वायर हो जाएगा मॉड ऑफ सी माइनस ए का स्क्वायर और एम स्क्वायर हो जाएगा सी माइनस ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर। ये फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, पागल हो जाओगे नहीं तो। फॉर्मूला याद मत करना, अप्रोच याद करना। अप्रोच कैसी कि पोजीशन वेक्टर लिखकर फिर प्रोजेक्शन लिया था बस, और फिर पाइथागोरस थ्योरम, इतना इनफ है। इतना इनफ है। देख लो एक बार, ओके। नेक्स्ट है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस। तो पहले तो ये कि स्क्यू लाइंस क्या होती है, तो स्क्यू लाइंस होती है नॉन इंटरसेक्टिंग नॉन पैरेलल लाइंस। तो स्क्यू लाइंस होती है नॉन इंटरसेक्टिंग नॉन पैरेलल लाइंस। तो स्क्यू लाइंस होती है नॉन इंटरसेक्टिंग नॉन पैरेलल लाइंस। तो जैसे इसमें देखो, तो ये स्क्यू लाइंस है, ना तो इंटरसेक्ट कर रही है और ना पैरेलल है, तो इसको बोलते हैं स्क्यू लाइंस। तो स्क्यू लाइंस क्या होती है, नॉन इंटरसेक्टिंग। ये सब पूरा पूरा 3D में भी है यही सब, बस अभी मैं क्या कर रहा, वेक्टर से समझा रहा। ये देखो ये सब वेक्टर लिखे मैंने, पोजीशन वेक्टर पोजीशन वेक्टर। 3D में ये सब एक्स वाई जेड के टर्म्स में आ जाएंगे, कोऑर्डिनेट के टर्म्स में, पर पूरा का पूरा यही 3D में। तो नॉन इंटरसेक्टिंग नॉन पैरेलल, नॉन पैरेलल नॉन इंटरसेक्टिंग। सर जो लास्ट वाला पॉइंट था ना, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट, सर तो फिर उसमें 3D में हम पॉइंट और एक प्लेन का करेंगे क्या? पॉइंट और प्लेन का भी करेंगे, हाँ। अपन पॉइंट और प्लेन इमेज का में डिस्टेंस, पॉइंट और प्लेन का डिस्टेंस भी करेंगे, फुट ऑफ परपेंडिकुलर भी करेंगे और उसकी इमेज भी करेंगे, तो वो भी कवर कर लेंगे। पर देखा जाए तो थ्योरी वाइज तो अभी तक हो चुका है वो चीज, लेकिन 3D में क्या करेंगे हम लोग, प्रॉपर क्वेश्चन के साथ भी करेंगे और थ्योरी वाइज फिर से रिपीट करके करेंगे, ऐसा होगा वो। तो बेसिक्स अभी भी हो रखे हैं, मतलब चाहे तो अभी भी कर सकते हैं, पर धीरे धीरे उसको करेंगे 3D में। तो नॉन पैरेलल नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस को बोलते हैं स्क्यू लाइंस। तो जैसे एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, ठीक है। अब होगा क्या, ये दोनों 3D में है, ये अभी बोर्ड पे बनाई है इसलिए थोड़ा ऐसा लग रहा होगा। तो इस लाइन की इक्वेशन है आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। और दूसरी लाइन की इक्वेशन है सी वेक्टर प्लस म्यू डी वेक्टर, सी वेक्टर प्लस म्यू डी वेक्टर। तो ये क्या कह रहा है, ए से पास हो रही है और बी के अलोंग है, और ये क्या कह रहा है, ये सी से पास हो रही है और डी के अलोंग है। तो पहली लाइन ए से पास हो रही है, बी के अलोंग है, और सी से पास हो रही है, दूसरी सी से पास हो रही है और डी के अलोंग है। तो जैसे ये फिगर में हो रहा है, तो फिगर में अगर तुम देखोगे तो पहली लाइन है ए से पास हो रही है, तो ए से पास हो रही है, ए बी के अलोंग है, और दूसरी कौन है,
सी से पास हो रही है, सी डी के अलॉन्ग है, तो अब अपने को उसमें शॉर्टर डिस्टेंस निकालनी है। तो शॉर्टर डिस्टेंस कौन होगी? शॉर्टर डिस्टेंस वहां पे होगी कि पहली लाइन पे एक पॉइंट और दूसरी लाइन पे एक पॉइंट, तो दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो मतलब एफ जी दोनों की परपेंडिकुलर होगी, तो एफ जी दोनों पे परपेंडिकुलर होगी, तो शॉर्टर डिस्टेंस वहां पे आएगी। तो शॉर्टर डिस्टेंस कहां पे आएगी? वो सिचुएशन जो दोनों पे परपेंडिकुलर हो, तो ये शॉर्टर डिस्टेंस यहाँ पे आएगी, तो ये हो जाएगा डिस्टेंस। अच्छा, तुम्हें ध्यान है क्या अपन ने कहीं पे पहले स्क्यू लाइंस देखी है? एनी आइडिया? एनी आइडिया अपन ने ये चैप्टर में कहीं पे स्क्यू लाइंस किया है? कहां पे किया है? हमने पहले भी स्क्यू लाइंस की है, कहां पे किए हैं? हमने पहले भी स्क्यू लाइंस की हैं, पता है क्या कहाँ किए हैं? सर नॉन कोप्लेनर तो यही होगी ना? और नॉन के ऊपर वो वेक्टर्स थे, पर ठीक है, आई एग्री। और कहाँ पे? टेट्राहेड्रन। टेट्राहेड्रन। हाँ, टेट्राहेड्रन। तो टेट्राहेड्रन, तो हमने टेट्राहेड्रन में किया था स्क्यू लाइंस। तो मैं तो टेट्राहेड्रन में स्क्यू सर लाइंस वो मिलेंगी अपन ने। पैरेलल पाइप में भी किया था। हाँ, पैरेललोपाइप में भी बोल सकते हैं, बिल्कुल पैरेललोपिपेड में भी बोल सकते हैं। ओके, मैंने वहां पे मेंशन नहीं किया था क्योंकि वो कॉन्सेप्ट वो टाइम पे जरूरत नहीं थी, पर टेट्राहेड्रन में भी स्क्यू लाइंस देख सकते हैं। तो तुम बता सकते हो वो कौन से दो पेयर है जो स्क्यू लाइंस है? तो टेट्राहेड्रन में कौन से स्क्यू लाइंस है? सर ओ ए और बी सी। बिल्कुल, ओ ए एंड बी सी। और कोई है? सर 3 पेयर है ना? 3 पेयर है, बिल्कुल। तो और कौन से 2 पेयर है? और ओसी और एबी। ओसी और ए बी, और ओबी और एसी। ओबी और ओबी और एसी, दे आर स्क्यू लाइंस। तो एक्चुअली कैसा हो रहा है ना, ये ओ ए बी सी के साथ में स्क्यू लाइंस है, फिर ये ओ बी ए सी के साथ में स्क्यू लाइंस है। तो अपन टेट्राहेड्रन फिगर में भी देख सकते हैं। टेट्राहेड्रन, तो ये रहा, तो ये वो टेट्राहेड्रन है ना, ऐसा रहता है। तो इसमें अगर तुम देखोगे तो बीडी एसी, बीडी और एसी स्क्यू लाइंस है, बीडी और एसी स्क्यू लाइंस है। ठीक है, ओके। अपने को तो कुछ और करना था, हाँ। तो अपने को डिस्टेंस निकालनी थी, तो शॉर्टर डिस्टेंस कौन होगी? तो शॉर्टर डिस्टेंस होगा एसी का प्रोजेक्शन, एसी का प्रोजेक्शन। तो शॉर्टर डिस्टेंस क्या होगा? एसी का प्रोजेक्शन। तो शॉर्टर डिस्टेंस आएगा प्रोजेक्शन ऑफ AC वेक्टर ऑन प्रोजेक्शन ऑफ AC वेक्टर ऑन एक ऐसा वेक्टर जो इन दोनों के परपेंडिकुलर हो। एनी आइडिया, ऐसा कौन सा वेक्टर है जो दो वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है? ऐसा कौन सा वेक्टर है जो दो वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है? ऐसा कौन सा वेक्टर है जो दो वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है? क्रॉस प्रोडक्ट। तो यहाँ पे वो क्रॉस प्रोडक्ट किसका है? तो वो क्रॉस प्रोडक्ट कौन है?
बी और डी का, तो ये ऐसा वेक्टर है जो बी डी के परपेंडिकुलर है, तो प्रोजेक्शन ऑन बी क्रॉस डी, प्रोजेक्शन ऑन बी क्रॉस डी, क्योंकि उन दोनों के परपेंडिकुलर है, तो दोनों लाइन के परपेंडिकुलर है, मतलब बी और डी के परपेंडिकुलर है, तो बी क्रॉस डी। अच्छा, प्रोजेक्शन कैन बी नेगेटिव बट लेंथ इज पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा। तो प्रोजेक्शन कैसे निकालेंगे, एसी वेक्टर, तो सी माइनस ए डॉट, दोनों के साथ दोनों का डॉट प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय जिस पे प्रोजेक्शन ले रहे हैं उसका मैग्नीट्यूड, जिस पे प्रोजेक्शन ले रहे हैं उसका मैग्नीट्यूड। तो इसको अगर ओपन करेंगे तो ये आएगा बॉक्स सीबीडी माइनस बॉक्स एबीडी, बी क्रॉस डी, मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्रॉस डी, तो ये हो गया आंसर। अब इसको रटना मत, अभी कहाँ रटने बैठोगे तो एबीसीडी में कंफ्यूज हो जाओगे, अगर रटने बैठोगे ना तो एबीसीडी में कंफ्यूजन हो जाएगा, पहले ही अपने पास बहुत कुछ है रटने के लिए, तो इसलिए मत रटो। तो दोनों का डॉट डिवाइडेड बाय जिस पे प्रोजेक्शन ले रहे हैं उसका मैग्नीट्यूड, सर स्क्रीन रिफ्रेश करो एक बार। हाँ थैंक यू सर। तो ये आ गया स्क्यू लाइंस का डिस्टेंस। अच्छा, अब एक और चीज, ऐसा भी हो सकता है कि स्क्यू लाइंस तो ऐसा भी हो सकता है कि स्क्यू लाइंस आर तो ऐसा हो सकता है ना कि लाइंस आर कोप्लेनर, स्क्यू लाइंस आर कोप्लेनर, ऐसा पॉसिबल है। तो अगर ऐसा होगा तो उस समय डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, अगर स्क्यू लाइंस कोप्लेनर हो गई तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 0। ओके, एनीवेज, तो अगर लाइंस आर कोप्लेनर, if skew lines are coplanar, तो condition for which lines are coplanar, तो condition of coplanarity of two lines, तो अगर दो लाइन कोप्लेनर है, नॉन पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस भी कोप्लेनर हो सकती हैं, पर अगर दो लाइन नॉन कोप्लेनर है, ए से पास हो रही है, बी के अलोंग है, सी से पास हो रही है, डी के अलोंग है, तो अगर ये दोनों लाइन कोप्लेनर है
तो a plus lambda b vector and r vector equal to c vector plus mu d vector. तो अगर ये दोनों कोप्लेनर है तो डिस्टेंस 0 हो जाएगा. तो अगर डिस्टेंस 0 हो गया तो बॉक्स CBD इज इक्वल टू बॉक्स ABD. तो ये कंडीशन ऑफ कोप्लेनरिटी ऑफ टू लाइंस है. कंडीशन ऑफ कोप्लेनरिटी ऑफ टू लाइंस देख लो एक बार. डिस्टेंस 0 कर दो. नॉन पैरेलल लाइंस मतलब B क्रॉस D इज नॉट इक्वल टू 0, वो वाला केस है ये. B क्रॉस D नॉट इक्वल टू 0. B क्रॉस D नॉट इक्वल टू 0 देख लो एक बार. देख लो एक बार इसमें. तो स्क्यू लाइंस के बीच की डिस्टेंस 0 कर दो. तो कंडीशन ऑफ कोप्लेनरिटी बोलते हैं इसको. तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं अगर ये कोप्लेनर है तो और C माइनस A B D आर कोप्लेनर तो उसका बॉक्स 0 होगा. तो वो यही लिखा है. तो वो यही लिखा हुआ है. वो यही लिखा हुआ है. और C माइनस A B और D आर कोप्लेनर. देख लो एक बार. नेक्स्ट है इक्वेशन ऑफ प्लेन. इक्वेशन ऑफ अ प्लेन. तो जैसे लाइन होती है तो उसकी कंडीशन क्या होती है. ए से पास हो रही है बी के पैरेलल है. ए से पास हो रही है बी के पैरेलल है. उसी तरह से प्लेन के लिए कंडीशन क्या होती है. तो उसके लिए प्लेन के लिए कंडीशन होगी. तो उसी तरह से प्लेन के लिए कंडीशन होगी कि वो नॉर्मल वेक्टर के परपेंडिकुलर है और एक ए वेक्टर से पास हो रहा है. नॉर्मल वेक्टर के परपेंडिकुलर है और ए वेक्टर से पास हो रहा है. तो अगर अपन देखें प्लेन तो प्लेन जो देखेंगे तो देखो प्लेन तो ये हो गया प्लेन. 3 पॉइंट से पास होने वाला प्लेन. तो थोड़ा ये देखो प्लेन कैसे चेंज हो रहा है ना. ये हो गया प्लेन. तो हो क्या रहा है ना ये जो ए और सी पॉइंट है वो दोनों एक्स वाई प्लेन में है. ये जो ए और सी पॉइंट है ना वो एक्स वाई प्लेन में है और बी मैंने हाइट पे उठा दिया. तो ये वो प्लेन है. तो हमें क्या क्या दिया रहेगा कि ए से पास हो रही है एक पॉइंट से पास हो रही है और इसका एक परपेंडिकुलर
तो ये वो प्लेन है, तो ये परपेंडिकुलर हो गया DE, तो DE अपना परपेंडिकुलर हो गया। तो अपने को एक पॉइंट और इसका परपेंडिकुलर वेक्टर दिया रहना चाहिए, तो पॉइंट और एक परपेंडिकुलर वेक्टर दिया रहना चाहिए। तो एक प्लेन की इक्वेशन निकालने के लिए दो चीजें चाहिए, पॉइंट और वो किसके परपेंडिकुलर है। तो कैसे निकालेंगे? तो प्लेन इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट, plane is a collection of point, there are infinite points in the plane, every point has its own coordinate, every point has its own coordinate, so every point has position vector। तो इक्वेशन चाहिए यानी लोकस, लोकस मतलब कंडीशन, और कंडीशन है कि प्लेन में लाई करने वाला पॉइंट, तो r माइनस ए इज परपेंडिकुलर टू नॉर्मल वेक्टर, तो r माइनस ए डॉट n वेक्टर इक्वल टू 0, तो r डॉट n इक्वल टू a डॉट n। तो ये होती है प्लेन की इक्वेशन। तो प्लेन की इक्वेशन की शक्ल नहीं है, तो ये प्लेन की इक्वेशन की शक्ल है, ये प्लेन की इक्वेशन की सर आप शक्ल फिर है। से और बोलते हैं सर, आर वेक्टर और ए वेक्टर क्या है? आर वेक्टर प्लेन के अंदर लाई करने वाला वेरिएबल पॉइंट है। आर वेक्टर प्लेन इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट, इनफाइनाइट पॉइंट्स है, तो हर पॉइंट का अपना पोजीशन वेक्टर होगा, उसका नाम अपन ने आर वेक्टर दिया है। और यू कैन से लाई इन द प्लेन, और ए वेक्टर है वन ऑफ द पॉइंट इन द प्लेन, वन ऑफ द पॉइंट इन द प्लेन। जैसे लाइन में है, तो लाइन में क्या होता है, ए से पास हो रही है और आर वेक्टर, तो आर वेक्टर क्या हो गया, वो लाइन पे सारे पॉइंट्स, और ए वेक्टर कौन हो गया, वन ऑफ द पॉइंट। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? यस सर। तो शक्ल देख लो, ये आर डॉट एन इक्वल टू ए डॉट एन, तो आर डॉट एन इक्वल टू ए डॉट एन, देख लो ये शक्ल। आर डॉट एन इक्वल टू ए डॉट एन, आर डॉट एन इक्वल टू ए डॉट एन, देख लो एक बार। अच्छा, अब एक और चीज दिखाता हूं। तो अपने वेक्टर के हिसाब से प्लेन की इक्वेशन कितनी होगी, आर डॉट एन इक्वल टू ए डॉट एन। अब 3D में चलते हैं, तो 3D आर वेक्टर को कैसा दिखता है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, और ए वेक्टर कोई पॉइंट होगा, ए वेक्टर कोई पॉइंट होगा, तो x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप, और n वेक्टर नॉर्मल वेक्टर, उसका नाम दे दिया ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। तो r डॉट एन कितना आ जाएगा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड, और a डॉट एन हो जाएगा ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी जेड वन। तो ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी जेड वन इज अनदर कॉन्स्टेंट, ax plus by plus cz is equal to d. So you can see linear equation in 3 variable represents plane. Linear equation in 3 variable represents plane. Linear equation
इन 3 वेरिएबल रिप्रेजेंट्स प्लेन। देख लो एक बार। तो यहां से मुझे क्या समझ में आया, तो बस यही फर्क है लाइन और वो 3D और वेक्टर में। वेक्टर में प्लेन की इक्वेशन ऐसी दिखेगी, 3D में प्लेन की इक्वेशन ऐसी दिखे। दोनों कन्वर्टिबल है, दोनों एक दूसरे में कन्वर्टिबल है। बस फर्क ये पड़ता है कि 2D 3D में ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड बोलेंगे, वेक्टर में r डॉट एन इक्वल टू डी बोलेंगे। तो तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, r डॉट एन इक्वल टू डी, क्योंकि a डॉट एन इज अ कांस्टेंट। तो a डॉट एन इज अ कांस्टेंट, तो उसको तुम r डॉट एन इक्वल टू डी भी लिख सकते हैं। देख लो एक बार। नेक्स्ट, इक्वेशन ऑफ प्लेन। सर वो n वेक्टर हमने अज्यूम किया था क्या? नहीं नहीं, गिवन है। मतलब ai के प्लस bj के प्लस ck कैप, ये गिवन होगा। जैसे 2D में लाइन का स्लोप होता है, तो प्लेन में यहाँ पे एक नॉर्मल वेक्टर होता है प्लेन के परपेंडिकुलर, वो यूनिक है। सर पर ऐसे तो बहुत सारे नॉर्मल। हाँ सही बात है ना, पर उनकी क्या होगी, मैग्नीट्यूड अलग होगी, पर सबकी डायरेक्शन सेम होगी। उनका मैग्नीट्यूड अलग अलग होगा, पर डायरेक्शन सबका सेम ही होगा, एक ही डायरेक्शन, क्योंकि प्लेन के परपेंडिकुलर सिर्फ एक ही डायरेक्शन जा सकती है। तुम ऐसे नॉर्मल वेक्टर को डायरेक्शन से देखो, आ रहे समझ में? हाँ सर। ओके, सो प्रणव का बोलना क्या है कि सर इस प्लेन के परपेंडिकुलर नॉर्मल वेक्टर तो ये भी है, ये भी है, ये भी है, और अगर मैं इसकी लेंथ बढ़ा दूं तो ये भी है। तो उसका बोलना सही है, पर हम लोग यहाँ पे नॉर्मल वेक्टर से मतलब है डायरेक्शन। तो प्लेन के परपेंडिकुलर सिर्फ एक ही डायरेक्शन पॉसिबल है, तो ये सारे के सारे पैरेलल वेक्टर्स हैं, और पैरेलल वेक्टर्स दे आर लीनियरली डिपेंडेंट, तो ऑल ऑफ देम आर सेम। से मैग्नीट्यूड फर्क होगा पर डायरेक्शन सेम होगी। सो इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू और गिवन पॉइंट, ये सब 3D में वापस आएंगे, एंड पैरेलल, और ये सब एप्लीकेशन ऑफ जो अपन ने अभी तक पढ़ा है, स्केलर, वेक्टर, क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, लीनियरली डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, टू गिवन वेक्टर्स। तो एक नेक्स्ट स्टेप पैरामेट्रिक फॉर्म और नॉन पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक फॉर्म, नॉन पैरामेट्रिक। पैरामेट्रिक फॉर्म में पैरामीटर्स आते हैं, नॉन पैरामेट्रिक फॉर्म इज अ कंडीशन, नॉन पैरामेट्रिक फॉर्म इज काइंड ऑफ अ कंडीशन। तो देखो, ये एक प्लेन है जो एक पॉइंट से पास हो रहा है, जो एक पॉइंट से पास हो रहा है, और बी वेक्टर और सी वेक्टर के अलोंग है, बी वेक्टर सी वेक्टर के अलोंग है। तो मैंने कोई भी एक आर्बिट्री पॉइंट ले लिया, आर वेक्टर, मैंने कोई भी एक पॉइंट आर वेक्टर ले लिया, तो आर माइनस ए ये हो जाएगा आर माइनस ए। तो अगर मुझे ट्रायंगल लॉ लगाना है, तो सी वेक्टर के पैरेलल, तो सी वेक्टर के पैरेलल ये हो गया सी वेक्टर के पैरेलल। ओके, तो ट्रायंगल लॉ, अब इसकी लेंथ कितनी होगी, वो तो कुछ भी हो सकती है, पर वो बी वेक्टर के अलोंग है, तो लैम्डा बी वेक्टर, और इसकी डायरेक्शन सी वेक्टर है, पर मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकता है, तो ये हो गया म्यू सी वेक्टर।
तो ट्रायंगल लॉ r माइनस ए इज इक्वल टू लैम्डा बी वेक्टर प्लस म्यू सी वेक्टर। ट्रायंगल लॉ r माइनस ए इज इक्वल टू लैम्डा बी प्लस म्यू सी वेक्टर। तो r वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर प्लस म्यू सी वेक्टर। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? प्लेन को। तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? प्लेन को। और नॉन पैरामेट्रिक फॉर्म मतलब कंडीशन। तो कंडीशन क्या होगी कि r माइनस ए बी सी आर कोप्लेनर। तो बॉक्स ऑफ r माइनस ए बी वेक्टर सी वेक्टर शुड बी 0। तो बॉक्स RBC इज इक्वल टू बॉक्स ABC। तो जो भी ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा वो पॉइंट प्लेन में लाई करेगा। तो बॉक्स ऑफ RBC इज इक्वल टू बॉक्स ऑफ ABC। तो जो पॉइंट प्लेन में लाया करेगा ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। यही सेम टॉपिक अपन ने पढ़ा था लाइन में, पैरामेट्रिक फॉर्म और नॉन पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक फॉर्म और नॉन पैरामेट्रिक फॉर्म में तो पैरामेट्रिक फॉर्म, पैरामेट्रिक में इक्वेशन लैम्डा म्यू की वैल्यू रखो, एक एक पॉइंट मिलता जाएगा प्लेन में। और कंडीशन नॉन पैरामेट्रिक फॉर्म मतलब कंडीशन कि पॉइंट को इक्वेशन में रखो, सेटिस्फाई करेगी तो प्लेन में लाए करेगा, सेटिस्फाई नहीं करेगा तो यानी प्लेन में लाए नहीं करेगा। सेटिस्फाई करेगा तो प्लेन में लाए करेगा, सेटिस्फाई नहीं करेगा तो प्लेन में लाए नहीं करेगा। ऐसा होगा। देख लो एक बार। सो पैरामेट्रिक फॉर्म और नॉन पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक फॉर्म और नॉन पैरामेट्रिक फॉर्म। नॉन पैरामेट्रिक फॉर्म इतना काम का नहीं है, पैरामेट्रिक फॉर्म ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पैरामेट्रिक फॉर्म इज मोर इंपॉर्टेंट। पैरामेट्रिक फॉर्म इज मोर इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट है डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन। पॉइंट की प्लेन से डिस्टेंस, ये हो गया 2D का, पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस वही आने वाला है, पर ठीक है। तो पॉइंट और डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन, तो क्या क्या दिया रहना चाहिए? प्लेन की इक्वेशन दी रहनी चाहिए, r डॉट n इक्वल टू d, या फिर r डॉट n माइनस d इक्वल टू 0। तो प्लेन की इक्वेशन दी हुई होनी चाहिए, वो पॉइंट दिया होना चाहिए c वेक्टर। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने को बोल रहा है, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने को बोल रहा है। अच्छा, हमें और क्या क्या पता है? प्लेन ए से पास हो रहा है, प्लेन ए से पास हो रहा है और नॉर्मल वेक्टर के परपेंडिकुलर है। प्लेन ए से पास हो रहा है और नॉर्मल वेक्टर के परपेंडिकुलर है। प्लेन ए से पास हो रहा है और नॉर्मल वेक्टर के परपेंडिकुलर है। सर हाँ बोलो। सर वो प्रीवियस वाला पार्ट में सी वेक्टर भी दिया है क्या? प्रीवियस, हाँ सी वेक्टर दिया है, ये लिखा है ना, 2 वेक्टर्स आर गिवन। सर फिर ए वेक्टर और बी वेक्टर नहीं ना, ए तो पोजीशन पॉइंट गिवन पॉइंट, ए वेक्टर है गिवन पॉइंट और बी और सी है वेक्टर्स डायरेक्शन, है ना? ओके, तो नॉर्मल वेक्टर दे रखा है,
तो हमें डिस्टेंस निकालनी है, तो कैसे निकाल सकते हैं? एपी का प्रोजेक्शन, एपी का प्रोजेक्शन, तो पीएम प्रोजेक्शन ऑफ एपी वेक्टर ऑन नॉर्मल वेक्टर, तो एपी वेक्टर हो जाएगा तेरा सी माइनस ए डॉट एन अपॉन जिस पे प्रोजेक्शन ले रहे हो उसका मैग्नीट्यूड, ये हो जाएगा सी डॉट एन माइनस ए डॉट एन अपॉन नॉर्मल वेक्टर का मैग्नीट्यूड। देख लो एक बार इसको। देख लो एक बार। तो डिस्टेंस कितनी आई? सी डॉट एन माइनस ए डॉट एन अपॉन नॉर्मल वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अच्छा, प्लेन की इक्वेशन है r डॉट n इक्वल टू डी, तो ए वेक्टर लाई ऑन दिस प्लेन, ए वेक्टर लाई ऑन दिस प्लेन, तो a डॉट n शुड बी d, तो c डॉट n माइनस डी अपॉन नॉर्मल वेक्टर, तो ये आ जाएगा pm। देख लो। अरे यार, अथर कोरवार, ओके एक मिनट ना, देख लो एक बार। ओके नेक्स्ट है
एंगल बिटवीन प्लेन्स मतलब दो प्लेन्स के बीच का एंगल। मान लो ये एक प्लेन है r डॉट n1 वेक्टर माइनस d1 इक्वल टू 0 और ये एक और प्लेन है, उसकी इक्वेशन है r डॉट n2 वेक्टर माइनस d2 इक्वल टू 0। तो ये दोनों प्लेन की इक्वेशन है, इनके बीच का एंगल निकालना है। तो एंगल बिटवीन प्लेन्स यानी P1 और P2 के बीच का एंगल इज सेम एज नॉर्मल वेक्टर के बीच का एंगल, क्योंकि हमें वेक्टर के बीच में एंगल निकालना आता है। तो cos थीटा इज इक्वल टू n1 डॉट n2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ नॉर्मल वेक्टर n1 वेक्टर और n2 वेक्टर। तो ये हो गया एंगल बिटवीन प्लेन्स। सो एंगल बिटवीन प्लेन्स का मतलब होता है एंगल बिटवीन नॉर्मल वेक्टर्स। इसका मतलब है एंगल बिटवीन नॉर्मल वेक्टर्स। एंगल बिटवीन प्लेन्स का मतलब होता है एंगल बिटवीन नॉर्मल वेक्टर्स। एंगल बिटवीन प्लेन्स का मतलब होता है एंगल बिटवीन नॉर्मल वेक्टर। देख लो एक बार। ओके, नेक्स्ट है एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन। तो लाइन दे रखी होगी, प्लेन दे रखा होगा। तो प्लेन दे रखा है r डॉट n माइनस डी इक्वल टू 0 और लाइन दे रखी है r वेक्टर इक्वल टू c वेक्टर प्लस लैम्डा d वेक्टर। b वेक्टर कंफ्यूजन ना हो तो लैम्डा d वेक्टर ले लेते हैं, ठीक है। तो c से पास हो रही है और d वेक्टर के अलोंग है। तो लाइन और प्लेन के बीच का एंगल है थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन। तो अगर मैं नॉर्मल वेक्टर बनाऊं तो वो कितना हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री पाई बाय 2 माइनस थीटा। नॉर्मल वेक्टर इज n वेक्टर, so pi by 2 minus theta is the angle between normal vector and line। तो ये आ जाएगा cos of pi by 2 minus theta is equal to d dot n vector upon magnitude of d magnitude of n vector। डॉट प्रोडक्ट एंगल बिटवीन वेक्टर्स कैसे निकालते हैं, डॉट प्रोडक्ट। तो बस अपन ने क्या किया, दोनों वेक्टर की डायरेक्शन पकड़ ली और दोनों के बीच का एंगल निकाला। तो दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कैसे निकालते हैं, डॉट प्रोडक्ट से। तो cos of pi by 2 minus theta is equal to n dot d upon magnitudes दोनों का। देख लो एक बार।
ओके, लास्ट टॉपिक, फैमिली ऑफ प्लेन्स। जैसे फैमिली ऑफ लाइंस होती है वैसे ही फैमिली ऑफ प्लेन, बिल्कुल सेम फंडा है। कैसे? क्योंकि 2D का लाइन 3D का प्लेन है, 2D का लाइन 3D का प्लेन है। तो जैसे लाइन लाइन के इंटरसेक्शन से पास होती है लाइंस, वैसे प्लेन प्लेन के इंटरसेक्शन से पास होती है प्लेन्स। तो प्लेन प्लेन के इंटरसेक्शन से पास होता है, तो जैसे लाइन लाइन के इंटरसेक्शन से पास होती है लाइंस, वैसे ही प्लेन प्लेन के इंटरसेक्शन से पास होता है प्लेन। ये देखो, ये जो फर्स्ट वाला तुम देखोगे ना, तो जो ग्रीन है वो रेड और ब्लू के इंटरसेक्शन से पास हो रहा है, उसको बोलते हैं लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। तो जैसे लाइन लाइन के पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो ये है P1 इक्वल टू 0, मतलब R डॉट N1 माइनस D1 इक्वल टू 0। ये है P2 इक्वल टू 0, यानी R डॉट N2 माइनस D2 इक्वल टू 0। तो लाइन लाइन के इंटरसेक्शन को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो प्लेन प्लेन के इंटरसेक्शन को बोलेंगे लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। और अच्छे से देखना है तो देखो, ये जो मैंने बोर्ड पे लाइंस बना रखी हैं, ये जो मैंने बोर्ड पे लाइंस बना रखी हैं, इनको ऊपर की तरफ स्वाइप करो, ऊपर की तरफ उठाओ, तो ऊपर की तरफ, तो इसको भी ऊपर की तरफ उठाओ, इसको भी ऊपर की तरफ उठाओ, तो क्या होगा, ये पॉइंट भी ऊपर की तरफ उठेगा, तो एक लाइन बन जाएगी। तो इसलिए इसको बोलते हैं लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, जो कि हमें इसमें दिख रहा है। ये देखो, तो रेड और ब्लू का जो इंटरसेक्शन है वो है लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, और उससे पास हो रही है ग्रीन। तो ग्रीन इज वन ऑफ द मेंबर, ग्रीन इज वन ऑफ द मेंबर ऑफ द फैमिली। तो ग्रीन इज वन ऑफ द मेंबर ऑफ द फैमिली। तो फैमिली ऑफ लाइंस कैसे लिखते हैं? L1 प्लस लैम्डा टाइम L2 इक्वल टू 0। तो उसी तरह से P1 प्लस लैम्डा टाइम P2 इक्वल टू 0। फॉर ए यूनिक प्लेन देयर विल बी ए यूनिक वैल्यू ऑफ लैम्डा, देयर मस्ट बी ए यूनिक कंडीशन। तो ये हो जाएगा R डॉट N1 माइनस D1 प्लस लैम्डा टाइम्स R dot N2 minus D2 equal to 0. Converse is also true. Chapter is complete. देख लो इसको। ठीक है, तो यही सब वापस 3D में आएगा। तो कल मैं 3D स्टार्ट करता। अच्छा, कल DPP9 तो कल DPP9 और 3D चैप्टर स्टार्ट। ठीक है, 3D चैप्टर काफी छोटा है, एक तो छोटा भी चैप्टर है, दूसरा उसकी आधे से ज्यादा चीज तो यहीं पे कर ली अपन ने, तो वही सब वापस रिपीट होने वाला है। तो अपन उसको एक नए चैप्टर की तरह पढ़ेंगे, सो दैट कि और ज्यादा समझ में आ सके। ठीक है, तो कल DPP9।